हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। ठीक है, तो वैसा ही एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक्स पर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है मेरे पास सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, देखें क्या कह रहा है वो। देयर आर टू बॉल्स of two balls A and B. Of equal masses are projected upwards simultaneously. ठीक है, वन फ्रॉम ग्राउंड with speed 50 meter per second. meter per second and other from height 40 meter. Other from height 40 meter. Above first ball. ठीक है, फर्स्ट बॉल के जस्ट ऊपर है 40 मीटर से, वहाँ से प्रोजेक्ट किया है उसको फ्रॉम हाइट ओवर विद 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन पहले नहीं किया हमने, ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं उसको क्या कह रहा है ये। देयर आर टू बॉल्स है ना, ए एंड बी, मेरे पास दो बॉल हैं, दोनों को अपन एक ही डायरेक्शन में ऊपर ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड्स। ठीक है, अच्छा एक जो बॉल है उसको तो अपन ने 40 मीटर की हाइट से, लेट ये कोई टॉवर है 40 मीटर का। ठीक है, टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस आर प्रोजेक्टेड अपवर्ड साइमल्टेनियसली, वन फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड अदर फ्रॉम हाइट 40 मीटर अबव फर्स्ट बॉल। एक को तो अपन ने नीचे से यहाँ से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, किस स्पीड से किया है, 50 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अच्छा इसके जस्ट ऊपर 40 मीटर की हाइट से, जस्ट ऊपर, जस्ट अबव ये 40 मीटर की हाइट, यहाँ से ये सेकेंड बॉल है, इसको प्रोजेक्ट किया है 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई जो अपना सेंटर ऑफ मास है ना, वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। ठीक है, तो पहले तो ये फाइंड करो कि भाई सेंटर ऑफ मास है कहाँ। ठीक है, तो वो फाइंड कर सकता हूँ मैं सेंटर ऑफ मास। अब वो कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि इनमें से किसी एक को ओरिजिन पे मान लो। ठीक है, देयर आर टू पार्टिकल सिस्टम, देयर इज टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम में लेट इसके रेस्पेक्ट में मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो ये ओरिजिन पे हो गया। ठीक है, तो ये इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, इस लाइन पे वाई एक्सेस पे, वाई सी एम क्या कहाँ हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, m1y1 प्लस m2y2 अपन m1 प्लस m2, सिंपल फॉर्मूला है। वाई सी एम क्या हो जाएगा, m1 इसका 30। अच्छा m इक्वल मास है, गिवन नहीं कितना है लेकिन इक्वल मास है, मीन्स m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m है। ठीक है, इक्वल मासेस हैं। दिस इज m, y1 इज
जीरो, इसको तो मैंने ओरिजिन पर ऐड कर लिया, प्लस m2 इज m, और इसके रेस्पेक्ट में ये कितना दूर हो गई इसे 40 मीटर, m इंटू 40 अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस m विच इज़ 2m, तो YCM क्या आ जाएगा 40m अपॉन 2m, कहाँ आ जाएगा 20 मीटर पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 20 मीटर की हाइट पे अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो होगा YCM। ठीक है, अब 20 मीटर की हाइट पे अपना सेंटर ऑफ मास है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अच्छा ये टोटल कितना 40, 20 मतलब बिल्कुल यहाँ होगा बीच में सेंटर ऑफ मास अपना ये रहा। ठीक है, अब मेरे से पूछ रहा है कि भाई ये मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। अच्छा ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा होगा, कितना एक्सेलरेशन A, अब ऊपर जाएगा तो -g। ठीक है, पार्टिकल भी उसी से जाएगा, वर्टिकल मोशन है, और सेंटर ऑफ मास भी उसी एक्सेलरेशन से जाएगा। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -g। ठीक है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी क्या है सेंटर ऑफ मास की, इनिशियल वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास की। ये पार्टिकल इसको 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है, ये पार्टिकल इसको 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं ये मुझे पता है। मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज़ पता है, तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। फॉर्मूला है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, लगाओ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास UCM क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो क्या हो जाएगी भाई इनिशियल वेलोसिटी m1 m ही u1 कितना उसका 50 प्लस m2 इज m, u2 कितना है 30 और अपॉन में 2m, कर लो सॉल्व, क्या हो जाएगा 50m प्लस 30m 80m अपॉन 2m, क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता चल गई, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम हाइट पे जाके 0। निकाल सकता हूँ कि मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दूँ सेंटर ऑफ मास के लिए, कौन सी करूँ VUAS, ऐसी फाइंड करना है ना मेरे को। सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इक्वल टू u² और माइ इसका 2GS। ठीक है, A इज -g, ये h बोल देता हूँ इसको, मैक्सिमम हाइट मुझे फाइंड करनी है, तो 2GH इक्वल टू क्या हो जाएगा u², तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा u² अपॉन 2g हो जाएगा। भाई v तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी बस फाइंड कर लो, सिंपल था। h इक्वल टू u² कितना है 40 इंटू 40 अपॉन 2g कितना है 10 ही रख देता हूँ। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 80 मीटर हाइट, मतलब 80 मीटर जो अपना सेंटर ऑफ मास है ना वो इनिशियल पोजीशन से चला जाएगा। पूछ क्या रहा है मेरे से, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कितनी मैक्सिमम हाइट कहाँ से ग्राउंड से अटेंड कर सकता है, तो पहले कहाँ था वो 20 पे तो पहले से ही था ना, 80 और चला गया तो कितनी अटेंड कर सकता है मैक्सिमम हाइट 100 मीटर मैक्सिमम हाइट सेंटर ऑफ मास अटेन कर सकता है। 20 पे था पहले से, 80 वो मूव कर गया, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई, आगे बात समझना, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कपल फोर्स।
देखो क्या होता है कपल फोर्स, अपन मतलब कपल मतलब दो फोर्स होंगे, है ना। तो टू फोर्सेस अगर सिंगल बॉडी पे अप्लाइड हैं तो उसको अपन कपल फोर्स बोलेंगे। लेकिन इससे पहले भी अपन दो फोर्स अप्लाई करते थे एक ही बॉडी पे, तब उनको कपल फोर्स नहीं बोलते थे। मान लो एक बॉडी है, अच्छा यहाँ अपन रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर इस बॉडी पे अपन ने एक फोर्स इधर से लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, ये F, तो इस बॉडी का दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नेट मोशन क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट में। मान लो ये F1 है, ये F2 है, F1 ग्रेटर देन F2 है, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। इसका जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ठीक है। मतलब जब आप फोर्स अप्लाई करते थे, ठीक है, सिंपल फोर्स अप्लाई करते थे और जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होती थी ऐसे फोर्सेस, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम होने पे या तो नेट फोर्स 0 होता था, या फिर बॉडी अगर मोशन करती थी तो उसका मोशन कैसा होता था, ट्रांसलेटरी मोशन होता था। लेकिन इन दोनों फोर्सेस को अपन कपल फोर्स नहीं बोलेंगे। ये फोर्स कपल फोर्स तब होंगे जब ये बॉडी हो, ये फोर्स हमने इधर से लगाया, ये फोर्स अपन ने इधर से लगाया, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट होगी तो उस केस में इन फोर्सेस को अपन बोलेंगे कपल फोर्स। अब अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो ये ऐसे मूव करवाएगा, ये ऐसे मूव करवाएगा, दैट मीन ये जो ऑब्जेक्ट है ये कभी भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, ये रोटेशनल मोशन करेगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, है ना, उनको अप्लाई करने पे जब अपना ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेटरी मोशन ना करके कौन सा मोशन करने लग जाए, रोटेशनल मोशन करने लग जाए, और फोर्सेस को अपन बोलते हैं फोर्स कपल या कपल फोर्सेस, ठीक है। क्या इनका यूज़ है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वांटिटी अपने पास निकलती है विच इज़ कॉल्ड रोटेशनल फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं टॉर्क। क्या है भाई टॉर्क? हमने अभी तक ओनली फोर्स के बारे में डिस्कस किया। फोर्स जो होता है, फोर्स एक लीनियर क्वांटिटी है। मतलब जब भी लाइन में, सिंगल लाइन में मोशन होगा तो अपन किसकी बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे। लेकिन अगर मोशन एक सिंगल लाइन में ना हो के जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, तो रोटेशनल मोशन के केस में अगर आपने फोर्स लगाया, मान लो फोर्स कपल लग गया, वो आपने लगाया, ऑब्जेक्ट क्या करने लग गया, सर्कुलर मोशन करने लग गया, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन करने पर उस फोर्स से जो उसका रोटेशनल इफेक्ट जनरेट होगा, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, दिस इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर अपन डिवाइड करना चाहें तो लीनियर मोशन के लिए तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो वर्क फोर्स का है लीनियर मोशन में, वही वर्क टॉर्क का है किसमें, रोटेशनल मोशन में, ठीक है। अभी जो टॉर्क है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो जब रोटेशन होगा तो ये एक किसी एक्सिस के अराउंड होगा ना, भाई कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो कोई एक्सिस सेंटर होता है, इसके अराउंड ये मोशन होता है। अब मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका सर्कुलर पाथ पर रोटेशन हो रहा है, इसकी रेडियस क्या है, r है, रेडियस और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज r। तो अपना जो टॉर्क है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर r पे। दूसरा ही डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे, f पे, ठीक है। दैट मीन्स जो टॉर्क होता है, टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं वन, दैट इज कॉल्ड, दैट इज r इंटू एफ। अगर वेक्टर फॉर्म में लूँ, वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा, दैट मीन दिस विल बी r वेक्टर इंटू f वेक्टर इंटू व्हाट, साइन थीटा, ठीक है। अब टॉर्क किससे निकल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते थे अपन, कोई भी दो क्वांटिटीज के क्रॉस प्रोडक्ट से थर्ड क्वांटिटी आती थी, तो वेक्टर क्वांटिटी आती थी, वेक्टर प्रोडक्ट है ये।
उसकी डायरेक्शन अपन निकालते थे किससे, किससे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे, याद है ना। आर क्रॉस एफ ऐसे रोटेशन हो रहा है तो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होगी, दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में होगी। ठीक है, मतलब ये आर इधर एफ लगाया आपने तो इनके परपेंडिकुलर प्लेन में इधर कहाँ होगा अपना टॉर्क होगा। ठीक है भाई, टॉर्क कहाँ होगा, दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब जिसमें रोटेशन हो रहा है ना उस रोटेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई टॉर्क अपन देख रहे हैं कि टॉर्क क्या रोटेशनल इफेक्ट है। ठीक है, अब वो या तो आर पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ पे डिपेंड कर रहा है। मतलब टॉर्क अगर मैं मान लो स्केलर फॉर्म में लूँ, थीटा साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ। तो टॉर्क की वैल्यू हाई हो सकती है कब, या तो आर की वैल्यू हाई हो या फिर एफ की वैल्यू हाई हो। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट उस पर अपन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसका अपन रोटेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो रोटेशन करवा रहे हैं तो अगर अपन उसके आर की वैल्यू को लार्ज रख दें, ठीक है, तो भी लेस फोर्स अप्लाई करने से उसके टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, है ना। इसीलिए जनरली क्या होता है, जहाँ अपन को रोटेशनल मोशन कराना होता है ना वहाँ अपन लॉन्ग हैंडल्स रखते हैं। एग्जाम्पल तो अपन ने देखा है, जैसे आपने देखा हो अपन हेड पंप देखा है, अपन ने हेड पंप चलाते हैं ना, हेड पंप में जो हैंडल होता है वो लंबा रखा जाता है, लॉन्ग हैंडल होता है। क्यों होता है लॉन्ग हैंडल, क्योंकि ये जो हेड पंप है, हैंड पंप जो है इसके साथ लॉन्ग हैंडल अटैच है। क्यों, इसका मोशन हो रहा है कैसा, रोटेशनल मोशन, ये हैंडल ऐसे जा रहा है अगर ऐसे आ रहा है। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, रोटेशन कर रहा है तो क्या जनरेट हो रहा है, टॉर्क, और उस टॉर्क से हैंडल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो टॉर्क की वैल्यू लार्ज हो सकती है अगर आर की वैल्यू को क्या कर दें, लार्ज, तो एफ फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, आपको स्मॉल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने कभी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हो तो अगर हैंडपम्प के हैंडल को आप उसके एक्सिस के पास से मूव करवाते हैं, चलाते हैं, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको दूर से पकड़ के चलाते हैं तो आपको लेस फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं ना अपनी क्लास में, ये गेट है ना, इस गेट में आपने देखा कि हैंडल जो है ना वो कहाँ लगा हुआ है, जहाँ से रोटेशन हो रहा है ना, जहाँ एक्सिस है उससे दूर वाले एंड पे लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है दूर वाले एंड पे, क्योंकि आर जितना लार्ज होगा, एक्सिस से डिस्टेंस जितना लार्ज होगा, उतना ही कम फोर्स लगा के अपन टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी हैंडल को एक्सिस के पास लगा दिया जाए तो क्या होगा, अपन को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। अभी ये गेट क्लोज है, जब आप इसको ओपन करें तो आप एक्सिस के पास फोर्स लगा के देखना, तो एक्सिस के पास फोर्स लगाएंगे मतलब आर कम करेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर एक्सिस से दूर फोर्स लगाएंगे तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा और उतना ही टॉर्क आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी अपन को रोटेशन करवाना होता है, जहाँ भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट होता है, वहाँ हमेशा आर को क्या रखा जाता है, लार्ज रखा जाता है। आपने देखा होगा कहीं भी हैंडल लगाए जाते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, हमेशा एक्सिस से दूर वाले एंड पे लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उससे आर ग्रेटर हो जाता है तो अपन को उतना ही टॉर्क जनरेट करने के लिए लेस फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो टॉर्क जो है ना वो अपन हमेशा यूज करेंगे किसमें, रोटेशन में। फोर्स हमेशा यूज करेंगे किसमें, ओनली लीनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में। ठीक है, ऐसे ही अपन ने लीनियर मोशन में एक और क्वांटिटी पढ़ी थी, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जिसको बोलते थे P = mv। ठीक है, वो भी एक लीनियर क्वांटिटी अपन ने पढ़ी थी। अगर अपन रोटेशनल मोशन की बात करेंगे उस समय हम उस मोमेंटम को बोलेंगे क्या, एंगुलर मोमेंटम। मींस ऐसे बोल सकता हूं मैं, मोमेंटम का रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, ये भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो वही रेडियस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और डिपेंड करता है किस पे, लीनियर मोमेंटम पे। ठीक है, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ इसको रिप्रेजेंट करते अपन L से, और L = क्या हो जाएगा, R क्रॉस P। वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ R × P × sin थीटा। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है भाई,
तो अपन जब भी सर्कुलर मोशन करवाते हैं, लीनियर रोटेशनल मोशन करवाते हैं, तो हमेशा ही अपन उसी के अकॉर्डिंग एंगुलर क्वांटिटीज़, रोटेशनल क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे पहले भी मैंने जब आपको सर्कुलर मोशन बताया था, सर्कुलर मोशन में हम लोग v की जगह ओमेगा यूज़ करते थे, a की जगह पे अल्फ़ा यूज़ करते थे, ठीक है, r की जगह पे थीटा यूज़ करते थे। तो वो लीनियर क्वांटिटीज़ के पैरेलल में अपन क्या लेके चलते थे, सर्कुलर क्वांटिटीज़ लेके चलते थे। तो उसी तरह वो जो लीनियर क्वांटिटीज़ फोर्स या मोमेंटम हमने पढ़ा है, उसके पैरेलल में रोटेशनल मोशन में टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम अपन सर्कुलर या रोटेशनल क्वांटिटीज़ लेके चलते हैं, वो वहाँ यूज़ होती हैं। ठीक है, अब क्या है कि देखो अपन ने रिलेशन पढ़ा था किसका, लीनियर मोमेंटम का और लीनियर फोर्स का। क्या पढ़ा था, dp अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, F होता है। ठीक है, ऐसा ही एक रिलेशन टॉर्क और L में भी होता है। क्या होता है देखें, अपन को पता है कि भाई L वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। हेडिंग डाल देना नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड L, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ठीक है, देखो अपन को पता है L वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। अगर इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा, dl वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt और r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, है ना। u इंटू वी का कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, u dv अपॉन dt प्लस v du अपॉन dt। सो dl अपॉन dt क्या हो जाएगा, ये हो गया dr अपॉन dt, ठीक है, क्रॉस p। ठीक, प्लस में क्या हो जाएगा, r वेक्टर क्रॉस dp वेक्टर अपॉन dt, ये हो जाएगा। तो dl अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dr अपॉन dt क्या होती है, वेलोसिटी, क्रॉस mb क्या होता है, सॉरी p क्या होता है, mb, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। प्लस में क्या हो गया, ये r वेक्टर और dp अपॉन dt क्या होता है भाई, f होता है। ये v क्रॉस mb क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, m तो कांस्टेंट होगा तो v क्रॉस v क्या हो जाएगा, सेम क्वांटिटी का सेम क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। i क्रॉस i क्या होता था, क्या होता था, जीरो, j क्रॉस j जीरो, k क्रॉस k जीरो। दोनों के बीच में अगर थीटा जीरो होगा, भाई सेम क्वांटिटीज हैं, थीटा जीरो तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, भाई a क्रॉस b क्या होता है, a b साइन थीटा ही तो होता है, जीरो हो जाएगा, जैसे जीरो। सो dl वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो प्लस r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर जो क्या होता है, टॉर्क, dl अपॉन dt क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो जो रिलेशन लीनियर क्वांटिटीज़ में है ना, वही रिलेशन रोटेशनल क्वांटिटीज़ में है। वहाँ dp अपॉन dt इक्वल टू f होता था, यहाँ पर dl अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क होता है। ठीक है, नोट कर लो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एल। अच्छा, वहाँ अपन ने ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी अपन यहाँ देख सकते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक देखें, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो अपन को पता चल गया कि भाई dl अपॉन dt क्या है, टॉर्क है, टॉर्क एक्सटर्नल रोटेशनल फोर्स। ठीक है, अच्छा इसको या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, एक ही बात है, टॉर्क। अब अगर एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो, जीरो हो किसी भी बॉडी पे, ठीक है, किसी भी बॉडी पे कोई भी टॉर्क अपन ना लगाएं, तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, दैट मीन्स dl अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो।
एल का डिफरेंशिएशन 0, दैट मीन्स एल विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स कंजर्व हो जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी भी बॉडी पे टोटल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो उस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कैसा होता है, कंजर्व होता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। अच्छा, टॉर्क जो है वो कैसी क्वांटिटी है? टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो टॉर्क जब अपन लेते हैं, अच्छा दो तरीके से रोटेशन हो सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर क्लॉकवाइज हो सकता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो टॉर्क विल बी टेकन पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, वहीं नोट कर लेना इसको टॉर्क के अंदर, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो जो डायरेक्शन है वो क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है। तो दिस इज टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई। तो देखो अपन ने अब दो चीज़ें पढ़ ली, मतलब दो चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं किसी भी बॉडी पे, एक तो फोर्स अप्लाई हो सकता है और एक टॉर्क अप्लाई हो सकता है उसके मोशन के लिए। ठीक है। तो अब तक क्या है कि अपन किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए बस ये बोलते आए थे कि उसका नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पर अब जब अपन बात करेंगे यहाँ, तो कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज कब अटेन होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम कब अटेन होगा, जब उसका नेट फोर्स भी 0 हो, ठीक है, और जब उसका नेट टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा, तभी अपन को क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम बॉडी का मिलेगा। ठीक है। तो अभी अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेंगे, तो क्वेश्चन से अपन को क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम बॉडी का दोनों से अटेन होगा, लीनियर मोमेंटम से भी, सॉरी लीनियर इक्विलिब्रियम से भी और सर्कुलर इक्विलिब्रियम से भी। ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे अपना थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, दैट अ रॉड of length 70 centimeter, length 70 centimeter and mass is 4 kg, 4 kg is placed on 2 blocks as given in diagram। डायग्राम में वो भी देखेंगे अपन, वो डायग्राम के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं। ठीक है। A 6 kg mass is suspended at distance 40 centimeter from one of its ends। ठीक है, इसके एक एंड से 40 सेंटीमीटर पे 6 kg मास सस्पेंड किया है। अपन को फाइंड करना है the reaction force applied on blocks, reaction force applied at blocks, वो अपन को फाइंड करना है। ठीक है। अब डायग्राम क्या गिवन है मुझे कि भाई ये एक रॉड है, ये रॉड ये रखी हुई है 2 ब्लॉक्स पे, ये ऐसे
ट्राइंगल शेप के ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ऐसा डायग्राम में मुझे गिवन है, ठीक है। टोटल जो लेंथ है वो है, अच्छा ये ए बी है, ऐसे बोल रहा है डायग्राम में। अच्छा टोटल जो लेंथ है वो तो 70 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है, ठीक। अच्छा इसका मास कितना है, 4 kg। मास कहाँ लग रहा होगा, रोड है, तो टोटल मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास पे। दैट मीन्स यहाँ बिल्कुल सेंटर पे क्या होगा, ये 4 kg। अगर इसका W निकालो तो 40 न्यूटन वेट फोर्स लग रहा होगा सेंटर पे। अच्छा इसके एक एंड से 40 सेंटीमीटर पे क्या लग रहा है, एक एंड से 40 सेंटीमीटर पे इस लग रहा है 6 kg का मास, वो क्या है, सस्पेंडेड है, ठीक है। तो वन एंड से, वो एंड जो है वो इधर से दे रखा है अपन को, यहाँ ये 6 kg, ये 40 सेंटीमीटर इधर से दे रखा है इस एंड से, ठीक है। तो मतलब इसका जो फोर्स लगेगा W1 मान लेता हूँ उसको, कितना लग जाएगा, 60 न्यूटन, 6 kg मास सस्पेंडेड है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये मेरे को बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये ब्लॉक का एंड से मतलब ये 10 सेंटीमीटर जो एंड है ना अपने, वो बाहर निकले हुए हैं, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। अब देखो क्या होगा कि इसका नीचे वेट फोर्स लगेगा। अब वेट फोर्स जब लगेगा ब्लॉक्स पे, तो यहाँ से कांटेक्ट में है ना, तो ये ब्लॉक्स क्या लगाएंगे, रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। दैट इसने लगाया R1 और इसने लगाया R2, तो ये रिएक्शन फोर्स मेरे को फाइंड करने हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन फोर्स अगर मुझे फाइंड करने हैं तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स और इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क दोनों मुझे यहाँ अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स अप्लाई करूँ, क्या हो जाएगा भाई, नेट फोर्स इक्वल टू 0, ये दोनों अप साइड में, ये दोनों डाउन साइड में, ठीक। तो R1 प्लस R2 जो सेम साइड में थे वो तो A प्लस B हो जाएंगे, और अपोजिट साइड वाले माइनस A माइनस B, तो माइनस का W1 और माइनस का W, और नेट फोर्स मस्ट बी 0 और इक्विलिब्रियम बाई रॉड इक्विलिब्रियम में नापनी, मोशन नहीं हो रहा कहीं, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या है, 0। दैट मीन्स R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W। तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, W1 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 100। इक्वेशन 1 तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, ये मिल गए मेरे को। अब देखो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क मुझे अप्लाई करना है, क्योंकि रोटेशनल मोशन भी नहीं हो रहा। तो नेट टॉर्क मस्ट बी 0। अब देखो टॉर्क जनरेट कौन कौन कर सकता है, जो रोटेशन करवा सकता है वही टॉर्क जनरेट कर सकता है। मैं लेट कर लेता हूँ इसके सेंटर के अलावा इसका रोटेशन, ये इसका सेंटर हो गया, एक्सिस हो गई, ठीक है। तो देखो ये खुद इसी एक्सिस पे लग रहा है, तो इसका R क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो टॉर्क जनरेट करेगा नहीं भाई। जो इसका वेट फोर्स है वो तो खुद एक्सिस से पास हो रहा है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F। तो R तो इसका अपने एक्सिस से कितना हो गया, 0। तो ये तो टॉर्क जनरेट करेगा ही नहीं। टॉर्क कौन कौन जनरेट करेगा, बचे वो 3 फोर्स, R1, W1 और R2, ठीक है। क्या होता है टॉर्क भाई, ये टॉर्क 1 इसका, टॉर्क 2 इसका, टॉर्क 3 मीन्स टॉर्क 1 वेक्टर, टॉर्क 2 वेक्टर और टॉर्क 3 वेक्टर मस्ट बी 0। इसका टॉर्क F इंटू R, ठीक है, F इंटू R। अब देखो क्या लेना पड़ेगा मेरे को, अच्छा R क्रॉस F होता है ना, तो इनका क्या होगा कि भाई R क्रॉस F, तो मीन्स R इंटू F इंटू साइन थीटा। ये फोर्स ऐसे, डिस्टेंस ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है 1, तो R इंटू F से निकल जाएगा सीधे सीधे। इसको मैं अगर देखूं तो देखो ये R1, डायरेक्शन लेनी पड़ेगी मेरे को। क्या बताया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। अगर ये सेंटर है तो ये इसको कहाँ लेके जाएगा, इधर लेके जाएगा R1। इधर लेके जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स R1 का टॉर्क कैसा होगा, नेगेटिव। भाई ये सेंटर है ना,
इसके अलग रोटेशन करवाना है, R1 ऐसे जाएगा तो ऐसे ले जाएगा इसको, मीन्स क्लॉकवाइज ले जाएगा, तो माइनस का फोर्स कितना है R1, इसका डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, ये सेंटर है ना इसका, ये टोटल कितना है 70, सेंटर कहाँ जाएगा 35 पे, ये 10, ये टोटल 35, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो R1 इंटू क्या हो गया 25, ठीक है। सेकंड क्या हो गया अपना W1, W1 किधर लेके जाएगा, ये सेंटर एरा इधर नीचे, कौन सा डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या है इसका W1 का भाई देखना, ये इधर से तो 40 पर है और ये इधर से 35 पर है, तो ये बीच वाला डिस्टेंस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया ये 5। थर्ड कौन सा हो गया, अच्छा इसका तो टॉर्क है ही नहीं, इसका टॉर्क ये किधर लेके जाएगा ऐसे, ये सेंटर इसका लॉन्ग ऐसे रोटेशन करवाएगा, कौन सा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, कैसा होगा पॉजिटिव, तो प्लस का क्या हो गया R2। डिस्टेंस इसका कितना हो गया भाई, ये यहाँ से और यहाँ वही, ये टोटल तो कितना हो गया 35 और ये है 10, तो ये कितना हो जाएगा इसका भी 25 सेंटीमीटर। इंटू में क्या हो गया 25 और नेट टॉर्क क्या होना चाहिए 0, तो मेरा क्या आ जाएगा ये आ गया माइनस का, अच्छा W1 की वैल्यू तो मेरे पास है ना, पुट कर सकता हूँ मैं, माइनस का 25 R1 प्लस W1 कितना है 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा 300, भाई 60 न्यूटन है ये, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा 25 R2 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 25 R1 माइनस 25 R2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 300, माइनस कॉमन ले लिया है मैंने, ठीक है। तो क्या हो गया ये 25 उधर चला जाएगा, तो R1 माइनस का R2 कितना हो गया ये 300 अपॉन 25 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स R1 माइनस R2 इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 12, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी मेरे पास 2 आ जाएगी। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई ना, दो इक्वेशन आ गई, R1 प्लस R2 इक्वल टू 100, R1 माइनस R2 इक्वल टू 12, सॉल्व कर सकता हूँ इनको इजीली, R1 R2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का यूज़ करके ये फोर्सेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर, उनको आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।